हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट 2020 का क्वेश्चन पेपर, नीट 2020, जो कि आज ही कंडक्ट हुआ है और आज हम इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं सबसे पहले आपके लिए। ये मेरे पास जो सेट है ये है G4। वैसे सेट की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। डिफरेंट सेट्स में क्वेश्चंस का सीक्वेंस ऊपर नीचे है और कुछ चेंज नहीं है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया ऑप्टिक्स से। इसमें हमें वेवलेंथ दी गई लाइट की 600 नैनोमीटर, जो कि एक स्टार से आ रही है। अच्छा, और जो हमारा टेलीस्कोप है उसका ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर है 2 मीटर। हमसे पूछ रहे हैं कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होगी। तो जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला बता दूं। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है डी थीटा एंगल, ये होता है 1.22 लैम्डा बाय कैपिटल डी। कैपिटल डी इज द डायमीटर एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। लैम्डा इज द वेवलेंथ यूज्ड और डी इज डायमीटर। सॉल्व करते हैं इसको। 1.22 लैम्डा 600 नैनोमीटर यानी कि 600 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, और डायमीटर ऑफ लेंस दिया गया है हमें 2। सॉल्व कर लें तो ये आता है हमारा 732 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया 366 इंटू 10 की पावर -9 रेडियन, या फिर 3.66 इंटू 10 की पावर -7 रेडियन। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, या कह सकते हैं फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यूरेनियम आइसोटोप दिया गया है, यूरेनियम 235। इस पे न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराया गया तो एक क्रिप्टन निकला, दूसरा क्या निकलेगा ये साथ में पूछा है। तो एक 10th क्लास का क्वेश्चन है। 10th क्लास में चेन रिएक्शन पढ़ाई जाती है स्टूडेंट्स को, जिसमें यूरेनियम 235 का एग्जांपल दिया जाता है। यूरेनियम 235 कि जब एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराया जाता है तो एक तो निकलता है बेरियम 56 144, और साथ में निकलता है क्रिप्टन 36 89, और साथ में निकलते हैं 3 न्यूट्रॉन्स। ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर यूरेनियम के 3 एटम पे जाके अटैक करते हैं और ये रिएक्शन चलती रहती है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं चेन रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपल है। क्रिप्टन क्वेश्चन में दिया गया है तो बचा क्या, बेरियम। बेरियम इज द आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है, डाइपोल मोमेंट उसका दे दिया गया, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें बताना है 0.6 मीटर के डिस्टेंस पे, और जो पोजीशन वेक्टर है वो 60 डिग्री का एंगल बता रहा है। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला इसके लिए हमें याद होना चाहिए, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के 9 इंटू 10 की पावर 9, पी की वैल्यू 16 इंटू 10 की पावर -9, एंगल कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और डायमीटर में, डिनोमिनेटर में सॉरी, ये लेंगे हम 0.6 मीटर। तो 0.6 इंटू 0.6 सॉल्व कर लेते हैं इसको। 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया हमारा 9 इंटू 16 इंटू 1/2, ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -2। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अच्छा, तो 2 से 16 कट के रह गया 8, तो ऊपर 8 और नीचे 4 और नीचे 10 की पावर -2, यानी कि ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर 2, यानी कि 200 वोल्ट। तो 200 वोल्ट इज द राइट आंसर, पहला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्टिक्स से एक और क्वेश्चन। एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी प्रिज्म पे, है ना। अच्छा, और ये प्रिज्म से बाहर निकल रही है नॉर्मली, ऑपोजिट सरफेस से जब ये बाहर निकली तो नॉर्मली बाहर निकल रही है, मतलब परपेंडिकुलरली बाहर निकल रही है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा ये हमें बताना है। तो समझ लेते हैं इसको।
ये मैंने एक प्रिज्म बनाया, इसमें लाइट जो हमारी निकल रही है वो नॉर्मली बाहर निकल रही है, मतलब परपेंडिकुलरली बाहर निकल रही है, ये इस तरह से बाहर निकल रही है। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल डाल लेते हैं, लाइट ये इस तरह से आई होगी, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा। अब ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ये बी और सी। अब इसमें समझने वाली बात देखिए जरा, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है, और ये एंगल हो गया हमारा 90 माइनस आर। इस पॉइंट को, लाइट रे को नाम देता हूं मैं पी क्यू आर एस। तो ट्रायंगल ए क्यू आर में मैं बात करूं अगर, तो ट्रायंगल ए क्यू आर में एंगल ए प्लस 90 माइनस आर प्लस 90, ये तीनों एंगल हो गए इस ट्रायंगल के, इनका सम होना चाहिए 180। इसको सॉल्व करें तो ए की वैल्यू निकल करके आती है आर। अब ए की वैल्यू हो गई आर, या हम कह सकते हैं आर की वैल्यू हो गई ए। अच्छा, हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ से। अच्छा, एंगल अगर छोटे हों तो साइन आई की बजाय हम आई लिख सकते हैं और साइन आर की जगह हम आर लिख सकते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू आई अपॉन आर भी लिख सकते हैं, और आर की वैल्यू ए के इक्वल है तो म्यू इज इक्वल टू आई अपॉन ए भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है म्यू ए इज द आंसर, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविटेशन चैप्टर से अगला क्वेश्चन। इसमें हमसे कह रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को जिसका अर्थ के सरफेस पे वेट है 72 न्यूटन, किसी बॉडी का वेट अर्थ के सरफेस पे 72 न्यूटन है, उसको हम किसी हाइट पे ले गए, कितनी हाइट पे ले गए, जिसकी वैल्यू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो वेरिएशन इन दी वैल्यू ऑफ जी करके एक टॉपिक पढ़ाया जाता है 11th क्लास में, वेरिएशन इन दी वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। तो वेरिएशन ड्यू टू हाइट भी पढ़ते हैं हम, ड्यू टू हाइट जो वेरिएशन आता है वो जी का फॉर्मूला जी डैश का याद कराया जाता है 1 माइनस 2h बाय आर। लेकिन ये फॉर्मूला मैं स्टूडेंट्स को यूज करने की सलाह कभी नहीं देता, क्योंकि ये बायनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल करके डिराइव किया जाता है, इसका डेरिवेशन किया जाता है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, और बायनोमियल थ्योरम कुछ परसेंटेज तक के लिए काम करती है, उसके बाद काम नहीं करती। तो प्रॉपर अगर हमें आंसर कैलकुलेट करना है 10% तक के चेंज के लिए, 10% तक की हाइट तक के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। यहाँ तो 50% का चेंज हो गया, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के आधा डिस्टेंस पे ले गए ना, तो 50% ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ का डिस्टेंस मूव करा दिया, तो ये फॉर्मूला काम करेगा नहीं। तो यहाँ हम एक चीज जानते हैं, जनरल फॉर्मूला जो होता है वो GM अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। किसी और हाइट पे ले जाएं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा जी डैश इज इक्वल टू GM अपॉन आर डैश का स्क्वायर। अब दो इक्वेशन बन गई, डिवाइड करके रिलेशन निकाल लें तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड बाय फर्स्ट, मैं कर दूं तो ये हो जाता है जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर अपॉन आर डैश का स्क्वायर। अब आर डैश क्या है भाई, तो जी डैश अपॉन जी ये हो गया आर अपॉन आर डैश है आर प्लस आर बाय 2, मतलब h हाइट पे लेकर h की वैल्यू r बाय 2 है, तो r डैश की वैल्यू r प्लस r बाय 2। अच्छा, यानी कि r अपॉन 3r बाय 2 या 2 बाय 3 का स्क्वायर। तो g डैश जो है वो हो गया 4 बाय 9 टाइम्स ऑफ g, या मास से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो mg डैश हो गया 4 बाय 9 टाइम्स ऑफ mg। mg is the true weight और mg dash is the apparent weight। इसको मैं w dash और इसको 4 by 9 times of w लिख सकता हूँ। w is the actual weight, अर्थ के सरफेस पे जो वेट है 72 न्यूटन, तो 4 by 9 72 kg कह सकते हैं, तो 72 यानी कि 9 8 72 और 8 4 32, तो 32 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन मैच करें तो 32 न्यूटन इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें किसके लिए बोर मॉडल काम नहीं करेगा? तो भैया बोर मॉडल काम करता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए। हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स में हीलियम भी आ जाता है और हाइड्रोजन के सारे आइसोटोप आ जाते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए काम करेगा, न्यूट्रॉन के लिए काम करेगा, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, और हीलियम के लिए भी काम करेगा, नियॉन के लिए काम नहीं करेगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कैपिलरी ट्यूब है, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन, जिसका रेडियस है r, उसमें h हाइट तक पानी राइज करता है, और जो पानी राइज करता है उसका मास है 5 ग्राम। अगर दूसरी कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल की जाए जिसका रेडियस है 2r, तो कितना पानी राइज करेगा? तो इसके लिए एसेंट फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा बाय r रो g। रेडियस हमने डबल कर दिया तो हाइट आधी हो जाएगी, लेकिन रेडियस डबल करने से एरिया पे फर्क पड़ेगा। एरिया कैपिलरी ट्यूब का पाई आर स्क्वायर होगा, जब रेडियस आप डबल करोगे तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मास की बात हो रही है, और मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हो गई हमारी एरिया इनटू हाइट। अब हाइट तो हो गई आधी, एरिया हो गया 4 टाइम्स, तो मास इन दोनों का नेट इफेक्ट दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1/2, यानी कि 2 टाइम्स। मास डबल हो जाएगा, m डैश विल बी 2 टाइम्स ऑफ m, यानी कि 2 इंटू 5 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम इज द आंसर। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रू गेज का क्वेश्चन है, जिसका लीस्ट काउंट हमें दिया गया है 0.01 मिलीमीटर, और 50 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे। पिच पूछी है, तो पिच के लिए हम याद कर सकते हैं, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात, पिच के लिए लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये हो गया हमारा 0.01 मिलीमीटर इंटू 50, यानी कि 0.5 mm। पिच निकल के आ गई 0.5 mm। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयरन की रॉड है जिसकी ससेप्टिबिलिटी दे दी गई हमें, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे दिया गया, हालांकि इसका कोई काम नहीं है, परमिएबिलिटी हमसे पूछ रहे हैं। तो एक रिलेशन होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी 599 दी है, तो ये हो गया 600, और म्यू की वैल्यू होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। अब ये आ गया 600, और इसकी वैल्यू सबको याद होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये हो गया हमारा 2400 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, या फिर 2.4 पाई इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया, काफी आसान पेपर है वैसे, है ना, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएचएम से पूछा गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन से डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन में क्या कितना फेज डिफरेंस होता है? तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, बच्चा याद कर लेता है। वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके आ जाती है a ओमेगा cos ओमेगा t, और फिर एक्सीलरेशन इसको फिर से डिफरेंशिएट करके आ जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t। तो ये दोनों साइन ओमेगा टी की फॉर्म में है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि ऑपोजिट फेज में हो गए। डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन हमारे ऑपोजिट फेज में हो गए। ऑपोजिट फेज का मतलब फेज डिफरेंस हो गया 180 डिग्री का, या फिर पाई रेडियन का, है ना। तो पाई रेडियन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एनर्जी इक्विवेलेंट हमसे पूछा गया, 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड कर सकता है? तो स्कूल लेवल पे याद कराया जाता है कि 1 AMU एनर्जी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, 1 AMU मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो इसको सॉल्व करें अगर हम, तो हम कह सकते हैं 1 kg इज इक्वल टू 931 ओवर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27, मेगा के लिए 10 की पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होती है, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो आई ये 1 किलोग्राम के लिए आई, 1 ग्राम के लिए कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम होता है। तो ये हो गया हमारा 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 10 की पावर माइनस 27 जूल। ऐसे करके हम 1 ग्राम के लिए निकाल सकते हैं। तो 1 ग्राम के लिए हो गया 931 इंटू 10 की पावर माइनस 13 अपॉन 1000 इंटू 10 की पावर माइनस 27 जूल। ऐसे ही फिर हम 0.5 के लिए निकाल सकते हैं, दोनों तरफ 0.5 को मल्टीप्लाई कर दें तो 0.5 ग्राम इज इक्वल टू 0.5 इंटू 931 इंटू 10 की पावर माइनस 13 अपॉन 1000 इंटू 10 की पावर माइनस 27 जूल। और ये सॉल्व होके आता है अप्रोक्सीमेटली 4.5 इंटू 10 की पावर 16 जूल। ऑप्शन देखें, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मीटर ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। मीटर ब्रिज के लेफ्ट गैप में एक रेजिस्टेंस वायर लगाया गया है और राइट गैप में 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है ना। तो बैलेंसिंग लेंथ, जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो बैलेंसिंग लेंथ को डिवाइड कर रहा है 3:2 के रेशो में। अच्छा, चलिए सिचुएशन समझते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। डायग्राम बना लेते हैं। ये मैंने मीटर ब्रिज दिखाने के लिए डायग्राम बनाया आपको। इधर लगाया रेजिस्टेंस वायर लेफ्ट गैप में, रेजिस्टेंस वायर जो कि अननोन रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, और राइट साइड पे एक 10 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ मिल गया हमें बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ जो मिल रही है वो 3:2 के रेशो में मिल रही है। अच्छा जी, तो अब देखिए जरा, तो जब नीचे का रेशो 3:2 में है तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशो भी 3:2 में होना चाहिए। अब 3:2 यही साफ दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 15 ओम होगा। 15 से दोनों 3:2 के रेशो में आ रहे हैं। अच्छा, साथ में हमसे कह दिया जो रेजिस्टेंस वायर की लेंथ है वो 1.5 मीटर है, तो हमें दिखाई दे रहा है 1.5 मीटर लंबा वायर 15 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो ये 1 मीटर लंबा वायर, ठीक है। या उल्टा भी कह सकते हैं कि 15 ओम रेजिस्टेंस मिलता है 1.5 मीटर की लेंथ से, तो 1 ओम कितने से मिलेगा, 1.5 बाय 15 मीटर से, या हम कह सकते हैं 0.1 मीटर, या 10 इंटू 10 की पावर माइनस 1 मीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मोनोएटॉमिक गैस के लिए एवरेज थर्मल एनर्जी पूछी है, तो याद करने का क्वेश्चन है, बच्चे बच्चे को याद होता है, 11th क्लास में याद कर लेते हैं बच्चे, 3/2 kT या kT या kBT, kB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन। Contribution made by electric field and magnetic field components to the intensity of electromagnetic wave is, रेशो कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड के इक्वल होता है, जो कि c होती है, या हम c:1 या c:1 कह सकते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट की जो स्पीड होती है उसको c से नोट करते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशो के इक्वल होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, 3 × 10 की पावर 8 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई, किसी टावर से इसको ऊपर फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये ग्राउंड पे आती है तो इसकी स्पीड हो जाती है 80 मीटर पर सेकंड। टावर की हाइट बतानी है, ठीक है। तो सिचुएशन समझ लीजिए स्टूडेंट्स, ये कोई टावर है जिसकी हाइट है h,
यहां से एक बॉल फेंकी 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर, तो ये ऊपर जाकर के यूं नीचे आएगी, है ना। तो इस सिचुएशन में इक्वेशंस यूज करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, ये इस तरह का पाथ फॉलो करता है। तो इसमें इक्वेशन क्या यूज करेंगे हम, माइनस वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, पहले टाइम पता करेंगे। फाइनल वेलोसिटी 80, इनिशियल 20, जी की वैल्यू 10 और ये टाइम, यानी कि माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 10 टी, या टी की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड्स। ये कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर आपने इक्वेशन में साइन क्यों बदल दिए, माइनस वी क्यों इस्तेमाल किया। तो भैया अभी मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, इसलिए इसको भी डिस्कस नहीं कर रहे, फ्यूचर में किसी और वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। हाँ, और शॉर्ट में अगर आप समझना चाहें तो बता देते हैं भैया, साइन कन्वेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स में, ये आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये हमारा प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, तो साइन कन्वेंशन तो ऐसे ही लिए जाएंगे। ऊपर कोई बॉडी जा रही है तो आपने वेलोसिटी हो गई उसकी पॉजिटिव, इसलिए मैंने यू को पॉजिटिव लिया। फाइनल वेलोसिटी नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, इसलिए वी हो गया नेगेटिव। एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया डायरेक्टेड है, इसलिए माइनस सी। ठीक है, इतना सफिशिएंट है, फर्दर इसको कभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी टाइम आया, और टाइम जब पता चल गया तो हम हाइट पता कर सकते हैं। हाइट पता करने के लिए सेकंड इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे, सेकंड भी हम साइन बदल के इस्तेमाल करेंगे इसी पैटर्न पे। वहां माइनस एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं इसको एच इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। एच हमें कैलकुलेट करना है, माइनस 20 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 10 का स्क्वायर। अच्छा जी, ये हो गया माइनस 200 प्लस 500, यानी कि 300 मीटर। 300 मीटर इज द हाइट ऑफ टावर। ऑप्शन देखें तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, एक सोलेनॉइड दिया गया है हमें जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर और उसमें टर्न्स है 100। करंट फ्लो कर रहा है 2.5 एम्पियर का। हमें सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ और इनटू करंट। तो ये हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं 100, लेंथ 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर, करंट 2.5। सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा हमारा 20, 5 इंटू 4 20, तो 20 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 100, या मैं लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 4। 2 पाई का मतलब 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला, है ना। तो ये हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। मिलते जुलते ऑप्शन दिए हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। वैल्यू तो बच्चों ने निकाल ली होगी 6.28, है ना, लेकिन 10 की पावर माइनस 4 है या 10 की पावर माइनस 5, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो देख लीजिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ 100 मतलब, और यहाँ 5 4 20, तो हो गया 2000। तो 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 हो गया ना, और 10 की पावर माइनस 7 में से 10 की पावर 3 चलेगी तो बची 10 की पावर माइनस 4, यानी कि 10 की पावर माइनस 4 वाला आंसर सही है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें दो वैल्यूज हमें दी गई हैं, इनका डिफरेंस हमसे पूछा गया है 9.99 और दूसरी वैल्यू है 0.0099। डेसिमल के बाद हम जीरो लगा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करें तो सॉल्व होके आता है 9.9801, और ये ऑप्शन में भी दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका फोर्थ ऑप्शन टिक किया होगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि साइंटिफिकली कैलकुलेशन करते हुए हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम दो वैल्यूज को एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें डेसिमल प्लेसेस देखने होते हैं। दोनों वैल्यूज में हम कंपेयर करेंगे कि किसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं, और जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस है उतने ही डेसिमल प्लेस हमारे फाइनल आंसर में होने चाहिए।
तो पहली वैल्यू में 2 डेसिमल प्लेस हैं, तो हमारे फाइनल आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेस होने चाहिए। तो 2 डेसिमल प्लेस के बाद की वैल्यू हम राउंड ऑफ कर देंगे और फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो 9.98 आएगा। 9.98 इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेस देखते हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। जिस वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल आंसर में होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में क्योंकि सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं तो हमने इसको डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग किया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Light of frequency 1.5 times of the threshold frequency is incident on a photosensitive material. किसी photosensitive material पे threshold frequency से 1.5 टाइम्स ज्यादा frequency की लाइट डाली गई। अच्छा, और उसमें क्या किया जा रहा है, इंटेंसिटी डबल कर दी गई, फ्रीक्वेंसी हाफ कर देंगे तो करंट कितना हो जाएगा। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रीक्वेंसी का असर जो पड़ता है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे नहीं पड़ता है ना, वो फोटो, एक सेकेंड, हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे नहीं पड़ता जब तक कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम नहीं है। अच्छा, इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। इंटेंसिटी डबल करने से करंट डबल हो जाता है, इंटेंसिटी हाफ करने से हाफ हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से 1.5 टाइम ज्यादा है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया तो फाइनल फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.75 टाइम्स हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। f इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैंने मान लिया है f जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया है क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि भैया ये रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका कलर कोडिंग के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसके लिए तरीका होता है बी वी रॉय, याद भी करा होगा आपने 12th क्लास में, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन नंबर्स के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस जो होगा, पहला कलर है येलो, येलो का नंबर है 4 तो हम 4 लिखेंगे। दूसरा कलर है वायलेट, वायलेट का नंबर है 7 तो हम 7 लिखेंगे। तीसरा कलर है ब्राउन, ब्राउन का नंबर होता है हमारा, ये पहला कलर हमारा ब्लैक होता है और दूसरा कलर हमारा ब्राउन होता है, ब्राउन का नंबर है 1 तो 10 की पावर 1। ये तो हो गया रेजिस्टेंस। अब उसके बाद टॉलरेंस की बात करें तो गोल्ड स्टैंडर्ड का इसका टॉलरेंस है, यानी कि जो एरर आएगा वैल्यू में वो ±5% का एरर आ सकता है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया 470 ओम ±5%। ऐसा एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पार्टिकल दिए गए हैं जिनके मासेस हैं 5 kg और 10 kg, है ना। एक लाइट रॉड के किनारे पे इसको लगा दिया गया दोनों पार्टिकल्स को। अच्छा, लाइट रॉड की जो लेंथ दी गई है वो 1 मीटर है। हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, निकाल लेते हैं भाई सेंटर ऑफ मास। ये एक लाइट रॉड है, यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास है 5 kg, यहाँ एक पार्टिकल है जिसका मास है 10 kg, दोनों के बीच में सेपरेशन है 1 मीटर। सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है तो सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका, एक लाइन खींचेंगे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो वाई एक्सिस का काम करेगी और एक बिल्कुल बॉटम मोस्ट लाइन खींचेंगे जो कि एक्स एक्सिस का काम करेगी और फिर हम सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले से सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। एक्सीएम फॉर्मूला हम जानते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 यानी कि 5 ये ओरिजिन पे रखा है इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0। दूसरा पार्टिकल 10 kg का, ये 1 मीटर पे रखा है, मासेस का सम 5 + 10 तो ये हो गया 0 + 10 अपॉन 15 या 10 अपॉन 15। तो 10 अपॉन 15 मतलब 2/3 मीटर या 0.67 मीटर या 67 सेंटीमीटर। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर के ऊपर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। बेस, एमीटर और कलेक्टर तीनों का सेम साइज होता है, बिल्कुल गलत। कलेक्टर साइज में सबसे बड़ा होता है, एमीटर का मीडियम साइज होता है और बेस सबसे पतला होता है साइज में। तो पहला ऑप्शन गलत है। बोथ एमीटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, दोनों की फॉरवर्ड बायसिंग की जाती है क्या? ये भी गलत है। एमीटर बेस जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग की जाती है, जबकि कलेक्टर की रिवर्स बायसिंग की जाती है। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत। तीसरा ऑप्शन, बेस रीजन सबसे पतला होता है और लाइटली डोप्ड होता है, ये ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया भाई। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से पूछा गया, मॉलिक्यूलर डायमीटर दिया गया है, मीन फ्री पाथ हमसे पूछा है। तो लर्निंग टाइप क्वेश्चन है, याद करना है स्टूडेंट्स आपको ये, ठीक है। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है 1/√2 n पाई d स्क्वायर, जो कि पहला ही ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है जिसका प्रेशर हमें दिया गया है 249 किलो पास्कल, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, हमें केल्विन में चाहिए तो कन्वर्ट कर लेते हैं 273 + 27 यानी कि 300 केल्विन। अच्छा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू दे दी गई, डेंसिटी हमसे पूछी है, तो एक रिलेशन होता है P/D = RT/m। डेंसिटी हो गई हमारी Pm/RT, प्रेशर 249 किलो पास्कल है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए। मोलर मास हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 1 ग्राम पर मोल होता है, हमें ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन करनी है तो हम लिखेंगे 1 × 10⁻³ है ना, ये किलोग्राम पर मोल में हो गया। तो आर की वैल्यू 8.3 और टेम्परेचर हमारा 300, ये तो कैंसिल आउट हो गए। ये वैल्यू हमारी आती है सॉल्व करके 30, तो ये आ गया 30/300 यानी कि 0.1, तो 0.1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द राइट आंसर। ऑप्शन मैच करें तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चार्ज पार्टिकल है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें दे दी गई है और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया, मोबिलिटी हमसे पूछ रहे हैं। तो बेटा मोबिलिटी जो होती है वो रेशो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5 × 10⁻⁴ और इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻⁻10। सॉल्व करें तो ये आता है 2.5 × 10⁻⁶। दिस इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेस की डायमेंशन पूछी है, यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन। तो स्ट्रेस की डायमेंशन प्रेशर वाली डायमेंशन होती है, फॉर्मूला इसका भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स के लिए mLT-2, एरिया के लिए L2, ये आ गया mL-1 T-2। ऑप्शन देखिए कौन सी मैच कर रही है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन। एक वायर है जिसकी लेंथ है L, अच्छा एरिया A, उसको लटका दिया गया फिक्स सपोर्ट से, लेंथ हो जाती है उसकी L1, मास है उसका m, यंग मॉडुलस सबसे पूछा है। तो यंग मॉडुलस ये हुक्स लॉ से होगा क्वेश्चन, जिसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यह कांस्टेंट आता है यंग मॉडुलस। बेसिकली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है, और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 तरह के होते हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यहाँ यंग मॉडुलस की बात कर रहे हैं। यंग मॉडुलस हो गया हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यंग मॉडुलस हो गया हमारा F × L अपॉन A × डेल्टा L। फोर्स यहाँ वेट की वजह से लग रही है तो ये हो जाएगा mg, लेंथ पहले थी L, एरिया A है और चेंज इन लेंथ L1 - L, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो ये हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया भाई। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक गिटार दिया हुआ है जिसमें दो स्ट्रिंग्स है ए और बी, दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है ना, लेकिन आउट ऑफ ट्यून है जिसकी वजह से बीट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। बीट मतलब फ्रीक्वेंसी में कुछ डिफरेंस है, और जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है उसी को हम बीट कहते हैं। तो 6 हर्ट्ज की बीट आ रही है, ठीक है, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी में 6 हर्ट्ज का डिफरेंस है, जो कि बाद में 7 हर्ट्ज हो जाता है जब बी में टेंशन बढ़ा दी जाती है। बी में टेंशन बढ़ाने से ये 7 हर्ट्ज हो जाता है। अच्छा, अब ए की फ्रीक्वेंसी में दे दी गई 530, तो कह रहे हैं बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी रही होगी। तो देखिए डायग्रामेटिकली होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ए की फ्रीक्वेंसी है 530 हर्ट्ज, 6 बीट का मतलब बी की फ्रीक्वेंसी इससे 6 ज्यादा भी हो सकती है और इससे 6 कम भी हो सकती है, यानी कि 536 भी हो सकती है और 524 भी हो सकती है। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला P/12 T/μ होता है, यानी कि ये टेंशन पे डिपेंड करती है। टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि टेंशन बढ़ाई है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई होगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बीट्स बढ़ रही हैं। तो चेक कर लेते हैं कौन सी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बीट बढ़ेंगी। इस फ्रीक्वेंसी को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो डिफरेंस कम हो जाएगा, यानी कि बीट्स कम हो जाएंगी। अगर मैं ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, बीट बढ़ जाएंगी, यानी कि 536 हर्ट्ज इज द राइट आंसर। तो बी वाला जो स्ट्रिंग है उसके लिए फ्रीक्वेंसी है 536 हर्ट्ज। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, एटवुड मशीन का क्वेश्चन। इस तरह के अरेंजमेंट को हम फिजिक्स में एटवुड मशीन कहते हैं, और ये इतना कॉमन हो गया कि स्कूल्स में भी 11th क्लास में सिखाया जाता है आजकल। तो एक्सीलरेशन एटवुड मशीन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला रटवा देते हैं टीचर, m1 माइनस m2 g/m1 प्लस m2। एक्सीलरेशन हमसे पूछा गया तो ये हो गया हमारा 6 माइनस 4 अपॉन 6 प्लस 4 इंटू जी, यानी कि 2/10 जी, यानी कि 1/5 जी या g/5। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कैपेसिटर दिया गया है जिसका कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरड। कब? जब उसमें एयर भरी हुई थी। डाइलेक्ट्रिक बढ़ने पे वो हो गया 30 माइक्रोफैरड। तो परमिटिविटी कितनी होगी? रिलेटिव परमिटिविटी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखिए जरा, डाइलेक्ट्रिक बढ़ने के बाद जो कैपेसिटेंस हो जाता है मीडियम में, जो कैपेसिटेंस होता है वो k टाइम्स या रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स हो जाता है फ्री स्पेस की या एयर वाले केस में जो कैपेसिटेंस था। मीडियम आने के बाद ये हो गया 30 माइक्रोफैरड। रिलेटिव परमिटिविटी हमें पता नहीं, ठीक है। अच्छा, और ये एयर के लिए ये दिया गया 6 माइक्रोफैरड। तो 6 5 जो 30, तो रिलेटिव परमिटिविटी हमारी आ गई 5। अच्छा, मीडियम की पूछी है। मीडियम की परमिटिविटी होती है रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी कि 5 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। यूनिट पता ही है हमें, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जो 25 कैरी 2, 5 8 जो 40, 42 का 2 कैरी 4, 5 8 जो 40, 44। तो 44.25 इंटू 10 की पावर माइनस 12, या हम लिख सकते हैं 0.44 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन। अच्छा, इसमें फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बच्चों, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इसमें कैपिटल डी तो स्क्रीन का डिस्टेंस होता है और स्मॉल डी दोनों सोर्सेज के बीच का, दोनों कोहेरेंट सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस है। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ, यानी कि स्मॉल डी को आधा कर दिया गया, और डिस्टेंस जो स्क्रीन का है उसको डबल कर दिया गया, इसको डबल कर दिया गया। तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल डी के, स्मॉल डी को आधा कर दिया तो ये डबल हो जाएगा, और कैपिटल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको डबल कर दिया तो एक बार फिर डबल हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट जो आएगा ये 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि बीटा डैश विल बी 4 टाइम्स ऑफ बीटा, यानी कि फ्रिंज विड्थ 4 गुना बढ़ जाएगी। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से पूछा गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। इसमें कह रहे हैं लाइट की इंटेंसिटी दी गई है हमें, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सरफेस का एरिया दे दिया गया और टाइम दे दिया गया, कितनी एनर्जी रिसीव होगी हमसे पूछा गया। तो एनर्जी के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। बेसिकली इंटेंसिटी होती है हमारी एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू टाइम, तो एरिया इंटू टाइम करके एनर्जी बचेगा। ये तो मैंने समझाया आपको कैसे मैंने यूज किया, बाकी कैलकुलेशन करने के लिए देखिए, एनर्जी इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। तो इंटेंसिटी दे दी गई 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। ये मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि ये जो इंटेंसिटी है पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना। यूनिट के साथ लिखूं तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ये 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और एरिया पहले ही सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए नहीं कन्वर्ट किया मैंने। टाइम ऐसा यूनिट सेकेंड्स में लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया हमारा 2 to the 4, 4 6 24, 24 इंटू 10 की पावर 3 वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड का मतलब जूल ही होता है, यानी कि 24 इंटू 10 की पावर 3 जूल। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा ग्राफ रेजिस्टिविटी का सही रिलेशन बता रहा है टेम्परेचर के साथ। तो कौन से मटेरियल की बात कर रहे हैं, कॉपर की बात कर रहे हैं। कॉपर मेटल है, मेटल के केस में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। और वैसे भी टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल्स और एलॉयज के केस में रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर रेज करने की बात कर रहे हैं, मतलब थर्मोडायनेमिक्स और हीट से ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, है ना, जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसका रेशो हमसे पूछा गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए स्पेसिफिकली 1 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अच्छा, दोनों कॉपर के हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है, टेम्परेचर रेंज भी सेम है, 1 केल्विन बढ़ाना है दोनों का, तो बेसिकली मास की बात हो रही है। और मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब सी डेल्टा टी। तो या जो हीट है वो डिपेंड कर गई आर क्यूब पे, और रेडियस का रेशो यानी कि R1 जो है वो 1.5 टाइम्स ऑफ R2 है, यानी कि इसको मैं R मान लूं तो R1 जो है ये हो जाएगा मेरा 3/2R, यानी कि R1 और R2 का जो रेशो हो गया वो 3:2 हो गया। अच्छा, अब समझे जरा इसको, डेल्टा क्यू डिपेंड कर रहा है आर क्यूब पे। अच्छा, तो देखें जरा, डेल्टा Q1 बाय डेल्टा Q2 ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 का क्यूब, मतलब 3:2 का क्यूब। 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, तो ये आ गया 27:8। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉर्क पूछा गया, इसमें फोर्स दे दी गई हमें और पोजीशन वेक्टर भी दे दिया गया। टॉर्क के लिए हम जानते हैं आर क्रॉस एफ फॉर्मूला होता है। आर दिया गया 2k कैप और फोर्स दी गई है 3j कैप, 3j कैप, 2 3 6 और k क्रॉस j होता है -i, तो आंसर हो गया -6i कैप न्यूटन मीटर, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, वॉल्यूम दे दी गई हमें 0.2 मीटर क्यूब, पोटेंशियल है 5 वोल्ट और पोटेंशियल कांस्टेंट है, थ्रू आउट लिखा हुआ है, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है d/dr ऑफ v माइनस d/dr ऑफ v। v क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन d/dr ऑफ v 0 हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0। थ्योरेटिकली भी याद कर सकते हैं, जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो फील्ड 0 होता है।
तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रूस्टर एंगल फॉर एन इंटरफेस शुड बी। इस क्वेश्चन के लिए मैं कहना चाहूंगा ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस या बियॉन्ड द लिमिट ऑफ एस्पायरेंट्स दिया गया है, बच्चों की पहुंच से बाहर का क्वेश्चन है ये, है ना। इसको करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि ब्रूस्टर एंगल प्रैक्टिकली एयर वाटर के लिए, एयर वाटर इंटरफेस के लिए 53 डिग्री होता है, ग्लास एयर सरफेस के लिए या इंटरफेस के लिए 56 डिग्री होता है। तो जनरली यही मटेरियल यूज किया जाता है ऑप्टिक्स में, ग्लास एयर, ग्लास वाटर, एयर वाटर, ठीक है। तो इसमें दोनों ही केसेस में जो वैल्यू आ रही है ब्रूस्टर एंगल की वो 53 डिग्री और 56 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री से ज्यादा आ रही है। तो 50 डिग्री से ज्यादा होता है या होना चाहिए, तो अब कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि 45 से 90 के बीच में लाई करना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। डिप्लीशन रीजन की विड्थ कब बढ़ती है या क्यों बढ़ती है? तो भैया रिवर्स बायसिंग की वजह से बढ़ती है, कोई इफ बट नहीं है इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया गया है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, चार्ज उस पर हमें दे दिया गया। अच्छा, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। तो 15 सेंटीमीटर मतलब उसके बाहर, रेडियस तो 10 सेंटीमीटर हो गया, हमसे पूछ रहे हैं 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मतलब बाहर। तो किसी भी स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है k/r²। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है। 9 × 10 की पावर 9 k की वैल्यू हो गई। चार्ज हमें दिया गया 3.2 × 10 की पावर -7 और r² मतलब 0.15 का स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको आंसर आ जाएगा। ये हो गया 9 × 3.2, 15 का स्क्वायर 225 इंटू 10 की पावर -4 और ऊपर माइनस का 7 और प्लस का 9, तो ये बचा 10 की पावर 2, यानी कि ये हो गया, सॉल्व करें इसको तो 9 से कट जाएगा ये, है ना। कितने से जाएगा भैया? 25, 25 से कट जाएगा ये, है ना, 25, और ये हो गया हमारा 3.2 × 10 की पावर 6 अपॉन 25, या हम कह सकते हैं 32 अपॉन 25 × 10 की पावर 5। 32 अपॉन 25 दैट इज, ये हो गया हमारा 1.28 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन चेक करें। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज इतना। डीएनए में एक बॉन्ड तोड़ने में इतनी एनर्जी लगती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पहले भी अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूं बच्चों, आप लोगों को फिर बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 × 10 की पावर -19 जूल, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो 10 की पावर -20 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर -20 अपॉन 1.6 × 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया हमारा 1/1.6 इंटू 10 की पावर -1। अच्छा, तो ये आता है हमारा 0.6 इंटू 10 की पावर -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर दिया है, 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के सोर्स के साथ, एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हमें बताना है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट मतलब Vrms अपॉन XC, क्योंकि कैपेसिटर है तो हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं।
और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1 अपॉन ओमेगा सी या 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी। तो आई आर एम एस हो गया वी आर एम एस अपॉन 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी, या आई आर एम एस हो गया वी आर एम एस इंटू 2 पाई न्यू सी। सारी वैल्यूज हमें दी गई हैं। वी आर एम एस हमें 200 दिया गया है, 2 इंटू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 दी गई है, और कैपेसिटेंस जो है वो 40 माइक्रोफैरड दिया गया है, यानी कि 40 इंटू 10 की पावर -6। स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर सकते हैं इसको इजीली। ये सॉल्व होकर 2.5 एम्पियर आ जाता है, और 2.5 एम्पियर ऑप्शन में भी दिया गया है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है जिसको कि एक्सीलरेट किया गया रेस्ट से, डी ब्रोगली वेवलेंथ उसकी हमें दे दी गई, वोल्टेज पूछी गई। तो वोल्टेज की फॉर्म में डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी। वी इज द वोल्टेज अप्लाइड। तो यहाँ देखें, हमसे वोल्टेज ही पूछी, तो रूट वी हो गया 12.27 एंगस्ट्रॉम के लिए मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -10 और लैम्डा डिवाइड में लैम्डा। तो ये हो गया 12.27 इंटू 10 की पावर -10, डिनोमिनेटर में आ गया 1.227 इंटू 10 की पावर -2 नैनोमीटर। नैनोमीटर के लिए फिर से 10 की पावर -9, ये कट के आ गया हमारा 10। तो रूट वी हो गया हमारा 10 इंटू 10 की पावर -10, डिनोमिनेटर में 10 की पावर -11, यानी कि रूट वी की वैल्यू आ रही है हमारी 10 अपॉन 10 की पावर -1, या फिर 10 इंटू 10 की पावर 1, या फिर 100। तो रूट वी की वैल्यू आ रही है 10 की पावर 2। स्क्वायर करें दोनों तरफ तो वी की वैल्यू आ गई 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 वोल्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मैच करें तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सिलेंडर दिए गए हैं हमें जिनकी कैपेसिटी इक्वल है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है स्टॉप कॉक के थ्रू। एक में आइडियल गैस भरी हुई है, दूसरा खाली है। सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब ना तो हीट आ सकती है ना हीट जा सकती है। स्टॉप कॉक को खोल दिया जाए तो प्रोसेस कैसा होगा? भाई जब हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता तो प्रोसेस एडियाबैटिक हुआ, कोई सोचने वाली बात नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉजिक गेट दे दिया गया हमें, इसकी ट्रुथ टेबल हमें बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। चलिए देखते हैं। ये ए बी है, ये वाले जो गेट लगे हुए हैं ये नॉट गेट है। तो नॉट गेट वैल्यू बदल देते हैं, तो यहाँ में ए से मिलेगा ए बार और बी से मिलेगा बी बार। अभी आगे जो लगा हुआ है ये नॉर गेट है। नॉर गेट के लिए हम जानते हैं आउटपुट क्या होती है, इनपुट का सम और फिर उसका बार। तो उसको सॉल्व कर लें। डी मॉर्गन थ्योरम अगर लगा दी जाए तो डी मॉर्गन थ्योरम ये कहती है कि बार हटाने से सिंबल बदल जाता है, प्लस का डॉट हो जाएगा, डॉट का प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डबल बार डॉट बी डबल बार, यानी कि ए डॉट बी। तो ये बन गया एंड गेट। एंड गेट के लिए देखें तो एंड गेट में ट्रुथ टेबल बनती है वो 0 बना लेता हूं टेबल। ए बी वाई, 0 0 मल्टीप्लाई करके आएगा 0, 0 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके आएगा 0, 1 इंटू 0 मल्टीप्लाई करके आएगा 0, 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके आएगा 1। और ये हम मैच करें तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन ये भी हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कौन से सॉलिड्स हैं जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है? तो भैया जब टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी कि अल्फा नेगेटिव होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है, और ऐसा दो मटेरियल्स में होता है, एक तो इंसुलेटर में और एक सेमीकंडक्टर्स में। तो आंसर हो गया इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। थर्ड ऑप्शन इज द
राइट आंसर। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का। एलसीआर सर्किट की बात इसमें की गई और एलसीआर सर्किट में हम कह रहे हैं एल को हटाने पे फेज डिफरेंस आता है π/3 और सी को हटाने पे भी फेज डिफरेंस आता है π/3। मतलब एल और सी की वैल्यू सेम है, दोनों बराबर फेज डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं एक्सएल जो है वो एक्ससी के बराबर है, और जब एक्सएल एक्ससी के बराबर होता है तो जेड की वैल्यू आर के इक्वल हो जाती है। और कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, और पावर फैक्टर जो होता है हम जानते हैं, पावर फैक्टर आर बाय जेड होता है, इसको कॉस पाई भी बोलते हैं, आर बाय जेड होता है। यहाँ जेड की वैल्यू आर है तो आर अपॉन आर हो जाएगा यानी कि 1, तो पावर फैक्टर हो गया 1। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो गया, नीट 2020 का ये क्वेश्चन पेपर, है ना। अपने मैं व्यूज इस क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग अगर आप लोगों से शेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि काफी इजी क्वेश्चन पेपर बनाया था, इस वजह से मेरिट भी काफी ऊपर जाएगी। इसमें ओवरऑल 35 से ज्यादा क्वेश्चंस बहुत इजी थे, अराउंड 7-8 क्वेश्चंस थोड़े से नॉर्मल लेवल या अबव एवरेज लेवल थे। एक क्वेश्चन जो ब्रूस्टर लॉ में पूछा गया था, ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल का, वो स्टूडेंट्स की थिंकिंग लिमिट के बियॉन्ड था, है ना। वो क्वेश्चन हम कह सकते हैं आउट ऑफ द कोर्स था या बियॉन्ड द थिंकिंग लिमिट था। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। दैट इज ऑल, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, है ना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।